नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों के निर्माण से जुड़े हुए वेगनर सिद्धांत को पढ़ा था। वेगनर सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर जो जर्मनी जलवायुवेत्ता थे, और अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि हमारे पृथ्वी है उस पर एक तो स्थलीय खंड था, एक जलीय खंड था। एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्थलीय खंड का नाम दिया उसने पेंजिया और जलीय खंड का नाम दिया पेंथालासा। जब वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया तो वेगनर के सामने उसके विस्थापन से जुड़े हुए सिद्धांत में दो विकल्प आए थे। पहला विकल्प तो था कि आपके जलवायु क्षेत्रों का क्या हुआ, विस्थापन, जबकि स्थल भाग क्या रहे, स्थिर रहे। दूसरा विकल्प था कि स्थल भागों का क्या हुआ, विस्थापन, और जलवायु भाग रहे स्थिर। सीधी सी बात है, वेगनर ने इस मत का अनुसरण किया क्योंकि ये मत तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। कैसे है, एक बार देखते हैं। पृथ्वी है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। पृथ्वी पे ताप मिल रहा है। मान लिया कि पेंजिया ये था, ये पूरा भाग क्या है, पेंजिया था, और बोला जाता है कि ये भाग तो है स्थिर रहे और जलवायु जोन क्या है, वो विस्थापित हुए। तो किसी भी स्थिति में पृथ्वी जो अपने घूर्णन परिक्रमण कर रही है, उस स्थिति में और पृथ्वी के अक्ष तल पे झुकाव और अक्ष तल पे स्थिति है, उसके आधार पे, और सूर्य का पृथ्वी पे जो प्रकाश आ रहा है, यानी कहने का मतलब अपनी अक्षांशीय और देशांतर या स्थिति के आधार पर देखें तो पृथ्वी पर समस्त प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश है, पहले भी ध्रुवीय था, आज भी ध्रुवीय है। कोई भाग अगर तैरता हुआ, विखंडित, विस्थापित होता हुआ इन प्रदेशों की ओर आ जाएगा तो ये भाग यहाँ उष्ण था, यहाँ इसमें क्या काफी समय के बाद उसमें उस वातावरण के अनुसार बदलाव आ जाएगा। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो भारत था वो दक्षिणी अमेरिका का अंश था, ऑस्ट्रेलिया इसी का अंश था, गोंडवाना क्रम का, मेडागास्कर इसी का अंश था, गोंडवाना क्रम का। ये विस्थापित होते होते भूमध्य रेखा को पार करके ये शीत प्रदेश था, भूमध्य रेखा को पार करके उष्ण प्रदेश में आ गया। तो भारत में जो दक्षिणी प्रायद्वीप है उसमें जलवायु है वो उसी प्रकार की स्थापित हो गई। तो वेगनर का मत जो था, स्थल भाग तो रहे विस्थापित और जलवायु जोन रहे क्या, स्थिर। इस मत का इसने अनुसरण किया। इसके साथ ही आपके एक प्रश्न आता है कि जो वेगनर है उसने जो सिद्धांत दिया और अपने सिद्धांत को बनाए रखने के लिए उसने कुछ पक्ष में प्रमाण दिए कि कौन कौन से तथ्य उसने प्रस्तुत किए। तो प्रश्न आपके 3 नंबर का भी आता है, वेगनर के पक्ष में प्रमाण। उसने बताया कि क्या क्या चीजें उसने देखी जिसके कारण उसने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, कौन कौन सी चीजों पे उसने गहन अध्ययन किया, उसके बाद उसने ये विस्थापन सिद्धांत दिया। तो पेंजिया का विखंडन हुआ और पेंजिया किस में बदल गया, लोरेशिया या अंगारालैंड या
दूसरा है गोंडवाना लैंड, दक्षिणी गोंडवाना, उत्तरी लॉरेशिया या अंगारा लैंड। बीच में 33 सागर बदल गया, फिर विभाजन हुआ और सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पक्ष में प्रमाण उसने पहला दिया कि आपके अटलांटिक जो तट है उसके दोनों तटों को हम मिलाएं तो उसमें क्या मिलेगी, आपको साम्यता देखने को मिलेगी। साम्यता का मतलब है समानता, क्या समानता देखने को मिलेगी। कैसे? यह आपके दक्षिणी अमेरिका का भाग है, यह आपके अफ्रीका का भाग है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के तट को मिलाया तो यहाँ पे दोनों तटों में क्या मिल रही है, आपको साम्यता दिखाई दे रही है। और ये साम्यता जो है वो आपके इस प्रकार की है जिसे वेगनर ने क्या कहा, जिगसाफिट। क्या कहा? जिगसाफिट कहा। हालांकि वेगनर की इस रूपरेखा के बारे में कुछ आलोचना भी हुई। कुछ विद्वानों ने कहा कि ये साम्यता नहीं है, इसके बीच में लगभग 15 डिग्री का अंतर है। इसके आंतरिक भाग को देखें तो कितना अंतर है, 15 डिग्री का। वेगनर ने साम्यता लगभग 1000 फेदम से भी ज्यादा। फेदम का मतलब क्या होता है, 1 फेदम बराबर 6 फीट होता है। 1 फेदम बराबर कितना होता है, 6 फीट। लगभग 6000 फीट गहराई तक भी वेगनर ने इस साम्यता को प्रदर्शित किया कि लगभग यहां तक भी हम देखें तो साम्यता पाई जाती है। इसकी आलोचना में एक तो है कि 15 डिग्री का अंतर है। दूसरी आलोचना कहती है कि अटलांटिक महासागर में आपके मध्य महासागरीय कटक है और मध्य महासागरीय कटक है वो गहराई तक है। इसके विस्थापन के दौरान ही निर्मित हुआ था। तो कटक की स्थिति है उसके आधार पर हम देखें तो ये भाग इससे जुड़ गया, ये अफ्रीका में भाग इससे जुड़ गया। तो कटक की स्थिति है उसके आधार पे हम गहराई तक भी अगर साम्यता का अनुसरण करें तो अनुसरण कर पाना क्या है, कठिन है। ये इसकी आलोचना थी। तो पहला समझ में आ गया कि अटलांटिक तट में साम्यता, इसे क्या कहा वेगनर ने, जिगसाफिट। क्या कहा, जिगसाफिट कहा कि बिल्कुल क्या है, साम्यता है, इसलिए वेगनर ने इसे क्या कहा, जिगसाफिट कहा। इसके लिए जो कंप्यूटर आधारित मानचित्र बनाया था 1964 में वुलर्ड नामक व्यक्ति ने इस साम्यता को प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर आधारित मानचित्र भी बनाया था और इसी आधार पे ये साम्यता उसने प्रदर्शित की थी, वेगनर की साम्यता को स्पष्ट किया था। इसके बाद जो दूसरा है वह है पर्वतों का संरेखण। पर्वतों का संरेखण का मतलब है कि जो हमारे जितने भी महाद्वीपीय क्षेत्र हैं उन महाद्वीपीय क्षेत्रों में से हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। मेन ज्यादा समानता की जो बात है वेगनर ने, एक तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका दो तटों के बारे में कही है, तो इसकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पर्वतीय खंड है उनमें प्राय संरेखण दिखाई देता है। जो पर्वतीय खंड यहाँ है उसकी जो रूपरेखा है वो अगर जोड़ के देखें तो ये एक लंबी रूपरेखा के अंदर दिखाई दे रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों का संरेखण दिखाई दे रहा है। इसमें जो पर्वतीय माला है उसमें जो अलग अलग युग जो है, हर्शियन काल है, कैलोडियन काल है, हमने पढ़ा था। और जब पर्वतीय रूपरेखा पढ़ेंगे तो इसमें आपके दोबारा पढ़ेंगे कि अलग अलग युग में जो पर्वत श्रृंखलाएं बनी
उन पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर आपके ये पर्वत है उनका एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्राय संरेखण दिखाई देता है। संरेखण हम किस प्रकार समझ पाते हैं, जैसे मान लो ये कागज है, यहाँ से आपने कोई डायग्राम बनाया, ये कोई डायग्राम बनाया इस प्रकार से, कोई भी डायग्राम बना दिया। अब इस कागज को हम फाड़ देते हैं, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। फिर कभी इस कागज को हम पास लाएंगे तो डायग्राम बन करके हमारे सामने आ जाएगा। उसी प्रकार की रूपरेखा आपके इन महाद्वीपीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है पर्वतीय रूपरेखा के आधार पर। इसके बाद जो है कि जो आपका महासागर है, महासागर है और जो महाद्वीप है उनके पार जो चट्टानें हैं, महासागरों के पार जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में साम्यता दिखाई देती है। महासागरों के पार क्या है भाई, महाद्वीप है, और इन महाद्वीपों में जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का हमने अध्ययन किया, वही अमेरिका और अफ्रीका की बात मुख्यतः कर रहे हैं। तो अध्ययन किया तो इन दोनों की चट्टानें हैं वो एक ही युग की मिली, एक ही युग की चट्टानें यहाँ पर मिली। तो ये भी क्या इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके आधार पर हम बता पाते हैं कि पहले ये भाग एक ही थे, बाद में कौन से काल के बाद में, ये आपके कार्बोनिफेरस काल के बाद में पहली हलचलें परमियन में हुई, फिर आपके हलचलें आपके जो हलचलें ट्रियासिक में हुई, फिर जुरासिक में, फिर क्रिटेशियस में ये नाम पूरा क्षेत्र है वो बन चुका था। तो लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये बन चुका था और लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व इसमें ये हलचलें आरंभ हुई थी। तो 20 करोड़ वर्ष पहले की चट्टानें जो आपको कार्बोनिफेरस काल की चट्टानें हैं वो दोनों पे मिलती है, फिर अलग हो गए। तो अलग हो गए, चट्टानों के गुण वहां पे देखने को मिलते हैं। चट्टानों की आयु जो है हम कार्बोनिफेरस यानी कार्बन पद्धति के आधार पर जाने तो ये एक ही युग की चट्टानें मानी जाती है। इसके बाद में बात करूं तो एक आता है टिलाइट। टिलाइट टिलाइट क्या होते हैं, तो टिलाइट होते हैं आपके जो चट्टानी खंड है, उन चट्टानी खंडों में बर्फ के आवरण का निक्षेप, आवरण का निक्षेप, वो क्या होते हैं, ये टिलाइट है, बर्फ के आवरण का निक्षेप। अब ये टिलाइट के जो अवशेष है वो कहाँ मिल रहे हैं, तो ये टिलाइट के अवशेष आपके उत्तरी अमेरिका वाले भाग में मिलते हैं, दक्षिणी अमेरिका मिलते हैं, जो शीत प्रदेश है वहां मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं। लेकिन अब ये तो मिलते हैं वर्तमान में भी, लेकिन हमारे भारत में मेडागास्कर में भी आपको टिलाइट के अवशेष और दक्षिणी अफ्रीका में भी, दक्षिणी अफ्रीका में भी आपको टिलाइट के अवशेष देखने को मिले हैं। टिलाइट के अवशेष भारत में मेडागास्कर में दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिले हैं। और भारत कौन सी स्थिति में आ गया, उष्णकटिबंध में, लेकिन गोंडवाना क्रम में ये टिलाइट के अवशेष मतलब टिलाइट की जो चट्टानें हैं वो देखने को मिली है, टिलाइट के जो खंड है वो देखने को मिले हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन हुआ, वैज्ञानिक ने कहा था, तो उसके कारण वहां पे बर्फ के खंड नहीं उसके चारों तरफ, लेकिन टिलाइट के जो चट्टानें हैं वो देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है कि भारत मेडागास्कर जो है वो दक्षिणी अमेरिका के क्या थे, अंश थे। ये भी वैज्ञानिक ने
साम्यता बताई है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट देखें, वेगनर ने जो कहा कि आपके फ्लेसर निक्षेप अभी हमने बताया पर्वतों का संरेखण, चट्टानों में साम्यता, उसी का एक प्रतिरूप है प्लेसर निक्षेप। इसने कहा जब इसमें दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की चट्टानों का अनुसरण किया, इसका अध्ययन किया, तो इसने पाया कि घाना है, इस घाना के अंदर आपके सोने के निक्षेप है, लेकिन मूल क्षेत्र नहीं है। जबकि मूल क्षेत्र कहाँ है? ब्राजील में। अब इसके साथ बताया कि जैसे ये एक पहाड़ था, ये भाग है, तो इसका ऊपरी भाग टूटा, यहाँ गिर गया, तो यहाँ निक्षेप हो गए। अब ये भाग विस्थापन से दूर चला गया, तो यहाँ तो रह गए निक्षेप और मूल क्षेत्र चला गया दूसरे प्रदेश में। तो वेगनर ने बताया कि जो अफ्रीका है वो सोने के निक्षेप वाला क्षेत्र है और जो मूल क्षेत्र है वो ब्राजील में है। तो पहले ये जो क्षेत्र थे वो एक ही थे, पहले ये क्षेत्र एक ही थे, बाद में विस्थापन से मूल क्षेत्र और निक्षेपित क्षेत्र अलग अलग हो गए। इसको बोलते हैं प्लेसर निक्षेप। क्या बोलते हैं? प्लेसर निक्षेप। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करें तो जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्मों के वितरण की बात करें तो अलग अलग महाद्वीपों के अंदर जो जीवाश्म मिलते हैं, उन जीवाश्मों के आधार पर हम देख पाते हैं कि पहले वो जीव थे वो इन महाद्वीपों में रहा करते थे, विस्थापित हो गए तो दोनों क्षेत्रों में इनके अंश हमें दिखाई देते हैं। जैसे आपके लेमिंग नामक जीव है, जो लेमिंग जीव है वो नॉर्वे, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो देश है, हम पूरा मैप एक बार कंसिडर करेंगे। इस उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये लेमूर जीव यहाँ रहता है और ये जीव है अक्सर पहले आपके उत्तरी अमेरिका वाले भाग में जाया करता था। जैसे ये घटना घटी यानी विस्थापन हुआ, फिर भी ये जीव है उसी प्रदेश में पश्चिमी भाग में महासागरीय प्रदेश में जाता था, जिसके कारण समुद्र में जाकर के और क्या हो गया, लगभग नष्ट हो गया। और इसके जीवाश्म है इन प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। एक है लेमूर या लेमुरिया। इस जीव के जीवाश्मों के प्रमाण है वो आपको भारत में मेडागास्कर में और आपके अफ्रीका में मिलते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये बोलते हैं कि ये भाग पहले एक ही थे, इस कारण से जीव के अंश यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भारत में भी कौन से में? दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में। इसके अलावा एक है मेसोसारस नाम का जीव, मेसोसारस। ये मेसोसारस जो है वो इसके जो पक्ष में जो प्रमाण देखें तो दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील के तटों पर इसके जीवाश्म देखने को मिलते हैं। ब्राजील के तटों पर इसके जीवाश्म देखने को
मिलते हैं। और ये दोनों ही भाग वर्तमान में देखें तो लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पहले दोनों भाग एक ही थे। तो इन दोनों क्षेत्रों में जीव है वो क्या है, उथले सागर और जो लवणीकृत जल में है रहने वाले रेंगने वाले जीव है मेसोसॉरस। तो ये क्या है, रेंग करके वो पश्चिमी भाग में जाया करते थे, लेकिन ये क्षेत्र दूर हो गया तो ये पहले जो यहाँ थे इधर वाले इधर, इधर वाले इधर आते थे, तो इन प्रदेशों में इनके जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये जीवाश्मों का वितरण है, यह भी स्पष्ट करता है कि महाद्वीपीय जो विस्थापन हुआ था। इसके अतिरिक्त हम देखें तो आपके यहाँ लिखता हूं, भूज्यामितीय प्रमाण है कि आज भी आपके ग्रीनलैंड है वो पश्चिम की ओर खिसक रहा है, पश्चिम की ओर खिसक रहा है। कनाडा का भाग है वो पश्चिम की ओर क्या है, खिसक रहा है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। जो जियोमैग्नेटिक जो पोल है वो पोल भी है वो अपने मूल स्थान से खिसक रहा है, मूल स्थान से खिसक रहा है। कहने का मतलब जियोमैग्नेटिक पोल तो वहीं पर है, ये जियोमैग्नेटिक पोल तो वहीं पर है, लेकिन जो भाग जिस क्षेत्र से ये पोल गुजर रहा था वो भाग खिसक रहे हैं। तो हमें महसूस हो रहा है कि ये भाग है वो जियोमैग्नेटिक पोल है वो खिसक रहा है। तो एक बात हुई। दूसरा, हमारा भारत का जो प्रायद्वीपीय खंड है वह भी उत्तर की ओर खिसक रहा है, जिसके कारण आज भी हिमालय का निर्माण हो रहा है और भूकंपीय हलचलें हैं वो हिमालय प्रदेश में चल रही है। तो वेगनर ने अपने सिद्धांत में ये प्रमुख प्रमाण दिए, साथ ही साथ वेगनर की कुछ आलोचनाएं भी है। वेगनर ने कहा कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हुआ उसमें आपके जो बल काम आए, एक तो कौन सा था, ज्वारीय बल था, एक था गुरुत्वाकर्षण बल था, एक ध्रुवीय बल था। इन बलों के कारण परस्पर विस्थापन हुआ। तो जब ये कोई भाग जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पे विस्थापन हुआ तो आज से कई हजार गुना गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता इस दौरान पड़ी होगी। जब विस्थापन हुआ तो आज से कई गुना विस्थापनीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता हमें पड़ी होगी। और अगर ऐसा होता है, मान लो एक प्रयोग करके देखते हैं, इसकी आलोचना के लिए दिया गया कि एक लोहे की बॉल को आप घुमाते हो, लोहे की बॉल को आप बहुत तेज घुमाते हो, इधर से एक चुंबक और इधर से एक चुंबक, उस लोहे की बॉल के नजदीक लाते हो तो ये चुंबक जो है वो इसकी तुलना में क्या है, ग्रेविटी फोर्स पैदा करेगी। तो ये लोहे की बॉल जो घूम रही है, इतना ग्रेविटी फोर्स अगर इसमें होगा तो लोहे की बॉल चुंबक के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो इसकी आलोचना है, इसने कहा इतना गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, तो इतने गुरुत्वाकर्षण बल में तो ये स्थिर हो जाएगी, और पृथ्वी स्थिर हुई नहीं अभी तक। पृथ्वी कैसी है, गतिशील, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल है वो इतना गुरुत्वाकर्षण बल लगा नहीं, और ये बोलते हैं कि विस्थापन भी किसी अन्य कारण से ही हुआ है। और इस विस्थापन के सही प्रमाण वेगनर ने प्रस्तुत नहीं किए। लेकिन जो वेगनर का जो सिद्धांत है उसमें इस जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अतिरिक्त कई जो भूगोलवेत्ता आए
लेकिन वेगनर का सिद्धांत है उन सभी सिद्धांतों में सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, इसीलिए वर्तमान तक इस सिद्धांत का अध्ययन हम करते आए हैं। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि एक तो है अटलांटिक तटों में साम्यता बताई इन्होंने, पर्वतों का संरेखण बताया, महासागरों के पार जो चट्टानें हैं उनमें क्या बताई, साम्यता बताई, टीलाइट जो बर्फ के खंड है उनके निक्षेप बताए, फ्लेसर निक्षेप बताए, यानी जो ब्राजील और घाना के अंदर सोने की चट्टानें हैं उनके, जीवाश्म का वितरण है, अलग अलग क्षेत्रों में जीवाश्म थे और आज वहाँ जीव थे सब में एक ही प्रकार के, लेकिन आज वहाँ जो जीव है वो अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, लेकिन जीवों के अंश उन क्षेत्रों में देखें तो पौराणिक काल में पहले जब विस्थापन नहीं हुआ था उस समय जीव थे, उनके अंश उनके तटवर्ती भागों में देखने को मिलते हैं। और भू ज्यामितीय है कि जो आपके वर्तमान में देखें तो ग्रीनलैंड का विस्थापन हो रहा है, भारत का विस्थापन हो रहा है। और एक आलोचना इसमें थी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी आवश्यकता है वो बहुत गुना आवश्यकता पृथ्वी के विस्थापन में पड़ती, और अगर ऐसा होता तो मैंने एक मैग्नेट और एक जो लोहे की बॉल है उसके अनुसार एक बताया कि लोहे की बॉल और को घुमाते हैं और मैग्नेट पास लाते हैं तो लोहे की बॉल स्थिर हो जाएगी, तो पृथ्वी भी स्थिर हो जाती अगर ऐसा होता। तो इसकी आलोचना इसके दौरान की गई है। तो विद्यार्थियों, आज हमने एक प्रश्न है कि वेगनर के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण दिए गए उसको जाना। इसके बाद जो आपका अगला जो टॉपिक है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे, जिसमें आपके महासागरीय नितल की जो महासागरीय नितल है, महासागरीय तली है, उसके विस्तार और कुछ धांध जो है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।